जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग समझते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में। देखिए, इससे पहले के वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि स्पीकर के पास कौन कौन से पावर्स होता है, कौन कौन से फंक्शंस होता है, कौन कौन से काम करता है पार्लियामेंट के ऑफिस में यानी लोकसभा में कितना पावर्स होता है उनके पास, है ना। कौन कौन से आर्टिकल्स कहाँ से वो पावर अपना एक्सरसाइज लेते हैं, पावर कहाँ से वो लेते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताए थे, वहाँ से पावर आता है। कुछ पार्लियामेंट्री जो प्रेसिडेंस है यहाँ से चलते आया हुआ है बहुत दिनों से, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से। ओह मच्छर है साला यार, काट लिया बहन चौथा। चलो फोकस करो। जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग समझते हैं स्पीकर के बारे में। इससे पहले हम आपको समझा चुके हैं डिप्टी स्पीकर के बारे में, और ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उनके पास पावर कौन कौन से होते हैं। फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। लोकसभा में उनके पास कितने पावर होता है, कहाँ से पावर एक्सरसाइज करते हैं, मतलब पावर कहाँ से उनको मिलता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताए थे, जो लोकसभा के बिजनेस चलाने के जो रूल्स हैं वहाँ से आता है। और जो पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंस है वहाँ से, मतलब जो कन्वेंशंस है इतने दिन से, मतलब आज़ादी के बाद से चलते आ रहा है, उन सारे चीज़ों से ये पावर एक्सरसाइज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्पीकर के बारे में, पावर फंक्शंस वगैरह, रोल क्या होता है उनका हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है। अब हम लोग समझते, और डिप्टी स्पीकर के बारे में भी हम आपको थोड़ा बहुत बता चुके हैं। ज़्यादा डिप्टी स्पीकर के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के पास कुछ ज़्यादा पावर होता नहीं है, मतलब सब पावर स्पीकर के पास होता है। बस जब स्पीकर साहब नहीं होते हैं तो उन्हीं के जगह पे डिप्टी स्पीकर काम करता है। तो जितना पावर फंक्शंस स्पीकर के पास, उतना ही पावर फंक्शंस डिप्टी स्पीकर के पास, ठीक है। बस सेम एज इट इज़, जितना पावर्स डिप्टी स्पीकर साहब के पास होता है जब भी वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पे काम करते हैं, उतना ही पावर जब भी डिप्टी स्पीकर जब प्रिसाइड करते हैं हाउस को, लोकसभा को जब प्रिसाइड करता है, तब उनके पास उतना ही पावर होता है जितना लोकसभा के स्पीकर के पास होता है, ठीक है। फिर अभी थोड़ा हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में, कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, और डिप्टी चेयरमैन के बारे में थोड़ा बात कर चुके हैं। थोड़ा और सा डिटेल हम लोग समझेंगे, ठीक है। और इधर लिखे हुए हैं, अब थोड़ा समझते हैं कि स्पीकर साहब को कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं, कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो इनको इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल बनाता है ना, ताकि स्वतंत्र रूप से काम कर सके, किसी के पक्ष में झुक कर ना कर सके, है ना, और इम्पार्शियल होके सच्चे निष्ठा से कर सके, निष्पक्षता से कर सके, है ना, बिना किसी के फेवर किए हुए कि अगर रूलिंग पार्टी से हम इलेक्ट होकर आए हैं तो रूलिंग पार्टी को फेवर कर रहे हैं, या अपोजिशन पार्टी को मतलब दबा रहे हैं, उनको डिस्कस किसी भी बिल पे चर्चा करने का समय ही नहीं दे रहे हैं। तो इन सारी चीज़ें से क्या होता है, स्पीकर का ऑफिस तो मतलब धूमिल होता ही, लेकिन इन सभी चीज़ों से बचने के लिए इनके पास कुछ पावर्स हैं, ताकि ये इंडिपेंडेंट होकर किसी के इन्फ्लुएंस में ना आकर काम कर सके। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको 2 वक्त का रोटी देता है, कपड़ा देता है ना, कोई चीज़ आप उसका यूज़ करते हैं और 1-2 महीने से यूज़ कर रहे हैं, तो व्यक्ति अगर कुछ काला बोली बोलता है, कुछ बात भी बोल देता है, तो आप सह लेते यार, जाने दे यार, अभी मेरे फेवर में, तो वो वाली बात यहाँ पे नहीं चलेगा, है ना। तो ये स्पीकर साहब को यहाँ पे इंडिपेंडेंस है कि वो ऐसा काम करे जिससे पार्लियामेंट्री सिस्टम और अच्छे तरीके से, है ना, आगे बढ़े। तो चलिए समझते हैं हम लोग कि इनके पास कौन कौन से ऐसा प्रोविजंस है, कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जिनसे ये इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल बनते हैं, ठीक है। पहला होता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, थोड़ा छोटा लिखे हैं
ताकि मैनेज हो पाए। आपको शायद दिख ना रहा हो, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर लिखा है, दिख रहा होगा, तो थोड़ा आप जूम करके देखिएगा तो पक्का दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और थोड़ा वीडियो की क्वालिटीज़ हाई करके देखिएगा तो पक्का दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब कि इनको कम से कम 5 साल ऑफिस में रहते हैं। जब भी न्यू लोकसभा इलेक्ट होकर आता है तो उसमें से स्पीकर, नए स्पीकर को क्या होता है, इलेक्ट होता है, मतलब इलेक्शन होता है, मेंबर्स में से ही किसी को एक स्पीकर बनाया जाता है, और स्पीकर जब तक लोकसभा भंग नहीं होता है तब तक वो स्पीकर के पद पर रहता है, ठीक है। जब तक नया लोकसभा के स्पीकर इलेक्ट ना हो जाए तब तक पुराना लोकसभा का स्पीकर ऑफिस में रहता है, ठीक है। तो जनरली इनके पास 5 साल होता है, ठीक है, 5 साल मतलब इनके पास होता है, 5 साल के लिए स्पीकर साहब हमारे काम करते हैं। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, ठीक है। कैसे है इसको समझिए। देखिए जैसे इनका जो रिमूवल रिजोल्यूशन होता है, यहाँ पे रिमूवल रिजोल्यूशन लिखा है, ठीक है। रिमूवल रेजोल्यूशन जो पास होता है, यानी जो इनको ऑफिस से निष्कासित करने का, तो उसमें क्या होता है कि स्पेशल मेजोरिटी से इनको निकाला जाता है। और स्पेशल मेजोरिटी कितना चाहिए कि जितने भी मेंबर्स हैं हाउस के, उसका 50% +1, कि लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उसका 50% +1 इतना चाहिए, तभी ये अपने ऑफिस से क्या होते हैं, निष्कासित, मतलब इसको रिमूव किया जा सकता है इनको। और 14 दिन का एडवांस नोटिस तो मिलता ही है, जब भी रिजोल्यूशन पास करने से पहले लोकसभा में, जब भी रिजोल्यूशन पेश करने से पहले इनको 14 दिन का एडवांस नोटिस चाहिए, ठीक है। दूसरा, और उस रिमूवल रिजोल्यूशन को कम से कम 50 व्यक्ति, 50 मेंबर, जब भी 50 मेंबर, लोकसभा के 50 मेंबर जब सपोर्ट कर देते हैं उस रिमूवल रिजोल्यूशन को, तभी उसको लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। और राज्यसभा से फिर सिंपल मेजोरिटी से अगर पास कर दे तो हमारे ऑफिस लोकसभा के स्पीकर साहब रिमूव हो जाएंगे, समझे। तो इसलिए इतना आसान नहीं होता है इनको ऑफिस से रिमूव करना। जब एक बार स्पीकर के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हो गया तो इतना आसान नहीं होता है इनको रिमूव किया जाए, ठीक है, क्योंकि इनके पास पावर्स बहुत सारे होते हैं। ऑफिस के अंदर जो भी बोलेंगे वही सर्वोपरि है, स्पीकर साहब जो कहेंगे वो सारे मेंबर्स को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, दूसरा लिखा है सैलरीज एंड एलोवेंसेस, मतलब जितना भी पैसा वैसा मिलता है इनका, सैलरी है ना, खर्चा, ये सारे जितने, एकोमोडेशन, ये सारे जितना भी मिलता है ना, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होता है और पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा ही फिक्स किया जाता है। पार्लियामेंट मतलब क्या, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर ही किसी भी बिल को पास करता है तो उसके सहमति से पास किया जाता है, ठीक है। तो जो CFI है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया समझते हैं ना, कि जिसके मतलब जिस पे चार्ज होता है हमारे CJI के, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, या जितना सैलरीज वगैरह होता है, मतलब जितने भी ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हो गए, वाइस प्रेसिडेंट साहब हो गए, मतलब जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं हमारे देश में, उन सभी का, ताकि उनका सैलरी रोका ना जा सके, है ना। मतलब CFSI पर चार्ज होने का मतलब क्या हुआ, ताकि उनका सैलरी पे वोट नहीं हो सकता, उनको मिलेगा ही मिलेगा, जब तक कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट ना हो जाए, मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन देश का अगर नहीं खराब हो, तब तक उनको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट को हक होता है इस पे कानून बनाने का, तो इनका भी सैलरी वगैरह CFSI से ही मिलता है। CFSI हम कहाँ से बोल रहे हैं, CFI है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, दूसरा इनका वर्क कंडक्ट है ना, डिस्कस और क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है, कि जो भी ये ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिस भी तरीके से काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि किसी मेंबर को ज़्यादा हल्ला मचा रहा है हाउस में, तो उनको कुछ बोले कि मेंबर्स डेकोरम बना के रखिए हाउस का, है ना, मतलब हाउस में शांति बना के रखिए, तो बोलते हैं। अब किसी को बुरा लग जाए तो इस बात को लेकर क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, है ना, कि हमारे स्पीकर साहब क्रूअल है, बोलने नहीं देते हैं या हल्ला नहीं करने देते हैं, ये सब तरीके नहीं चलेंगे, ठीक है। आप डिस्कस और क्रिटिसाइज इनको नहीं कर सकते हैं, जब तक कब नहीं कर सकते, हाँ, अगर रिमूवल रेजोल्यूशन इनका जब पेश हो रहा है
तो उस समय डिस्कशन की तो ज़रूरत है, उस समय तो पता चलना ही चाहिए कि भाई कि डिस्कस तो होना चाहिए कि हाँ किस कारण से इनको रिमूव किया जा रहा है। उसके अलावा है ना, सब्सटेंटिव रिजोल्यूशन के अलावा किसी दूसरे तरीके से इनको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, जब भी इनका रिमूवल रिजोल्यूशन जब पेश होता है ना लोकसभा में, ठीक है, जब भी रिमूवल रिजोल्यूशन लोकसभा में पेश होता है तो उस समय स्पीकर साहब प्रिसाइड नहीं करते हैं, यानी ऑफिस को हेड, लोकसभा को हेड हमारे स्पीकर साहब नहीं करते हैं। कौन करता है? डिप्टी स्पीकर करता है। तो स्पीकर साहब बैठते हैं हाउस में, बोलते हैं, अपना विचार भी रखते हैं, वोट भी डालते हैं, ठीक है। वोट डालते हैं क्योंकि लोकसभा का मेंबर ही होता है, लोकसभा के मेंबर में से ही ये स्पीकर को चुनकर बनता है, तो इसलिए वोट भी डालते हैं, डिस्कशंस अपना विचार भी रखते हैं, लेकिन ये प्रिसाइड नहीं करते हैं। अगर प्रिसाइड नहीं करते हैं, प्रिसाइड मतलब ऑफिस को हेड नहीं करते हैं, सॉरी ऑफिस बोले हैं, लोकसभा को हेड नहीं करते हैं, तो इनके पास कास्टिंग वोट भी नहीं होता है। कास्टिंग वोट किसके पास शिफ्ट हो जाएगा? जो लोकसभा के ऑफिस, लोकसभा को हेड करेगा, मतलब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। उस समय प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? डिप्टी स्पीकर। जब भी इनका रिमूवल रिजोल्यूशन पास हो रहा होगा ना, तो उस समय स्पीकर के पद पे काम कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर, ठीक है। आई होप समझे। यानी रिमूवल रिजोल्यूशन पेश करना है, तो अब मान लीजिए कि मेरे अगेंस्ट रिमूवल रिजोल्यूशन आपको पेश करना है, तो क्या हम ही जज बन जाए खुद में? तो हम क्या पेश होने देंगे, पास होने देंगे? बताइए, तो नहीं होने देंगे ना। तो मैं क्या एज अ मेंबर के तौर पे नीचे बैठूंगा, और जो मेरा डिप्टी पर्सन है उसको मैं बैठाऊंगा, ताकि हेड करो भाई, तुम्हें सभा के कार्य आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो डिप्टी स्पीकर साहब प्रिसाइड करते हैं, और फिर रिमूवल रिजोल्यूशन पास हो जाए तो स्पीकर साहब ऑफिस से निकाले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको फर्स्ट पॉइंट बता दें, सेकंड बता दिए, और तीसरा जैसे क्रिटिसाइज वगैरह नहीं किया जा सकता, ये भी बता दिए। और दूसरा लिखल है, पावर ऑफ रेगुलेशन, प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस और मेंटेनिंग ऑर्डर इन द हाउस आर नॉट सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। मतलब कि जितना पावर्स यूटिलाइज करते हैं, प्रोसीजर किस तरीके से काम करते हैं, बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस की किस तरीके से काम करते हैं, मेंटेनिंग ऑर्डर इन द हाउस की ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मैनेज करते हैं, मतलब ओवरऑल पार्लियामेंट, लोकसभा को कैसे चलाते हैं, है ना। उसमें मान लीजिए कि किसी को, मान लीजिए कि राहुल गांधी जी को कम समय मिला किसी भी बिल पे डिस्कस करने के लिए, या किसी भी चीज़ को डिस्कस करने के लिए जो नेशनल इम्पोर्टेंस का है। अब सरकार को ज़्यादा दिया हमारे स्पीकर साहब टाइम कि भैया आप आधा घंटा बोलो, उनको बोला 10 मिनट तुम बोलो। अब राहुल जी इस बात को लेकर जाके कोर्ट में नहीं चल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, है ना, कि मेरे को 10 मिनट ही टाइम दिया, इधर तो जो मोदी जी हैं उनको तो आधा घंटा दिए। ये बात को, मतलब ये सारे जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, जितना भी काम होगा लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, ये सारे किसी भी कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर होता है ना, तो उसको लेकर आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यही लिखा है कि पावर ऑफ रेगुलेशन, प्रोसीजर किस तरीके से काम धंधा होगा, प्रोसीजर किस तरीके का प्रोसीजर होगा, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, है ना, काम कैसे चलेगा, जुरिडिक्शंस ऑफ एनी कोर्ट के सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शंस ऑफ एनी कोर्ट, इसमें अच्छा, आर नोट सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन ऑफ एनी, मतलब किसी भी कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर होता है, ठीक है। थोड़ा समझ लीजिए, इसको पूछ देता है शायद, ठीक है। कास्टिंग वोट, इनके पास कास्टिंग वोट होता है, बताया ना कि जब भी स्पीकर साहब के पास क्या होता है कि कास्टिंग वोट है। जब भी स्पीकर साहब, एक तो स्पीकर साहब मेंबर होते हैं, मेंबर्स के बीच में से ही इलेक्ट होकर स्पीकर बनता है, ठीक है। जब भी स्पीकर बन जाता है ना, तो उनके पास कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट मतलब जब भी क्या होता है कि दो ग्रुप बड़े, मान लीजिए कोई बिल है, ठीक है, कोई बिल पर डिस्कस कर रहा है, उसको पास करना है। अब एक ग्रुप इधर सरकार भी 50 मेंबर उसको सपोर्ट कर रहा है, 50 को मेंबर सरकार का, और 50 को इधर जो पोजीशन में है वो भी सपोर्ट कर रहा है। अब 50 इधर भी है, 50 इधर भी है। अब क्या दोनों बराबर हो गया, इक्वल हो गया, अब दोनों के बीच में टाई हो गया। अब किसका बात माना जाए?
इस बीच में हमारे स्पीकर साहब के पास एक कास्टिंग वोट होता है लास्ट में, टाई को तोड़ने के लिए, डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अब स्पीकर साहब अपना कास्टिंग वोट यूज़ करेगा। अब जिधर वोट दे दे, इस साइड दे दे तो नहीं पास होगा, इस साइड दे दे तो पास हो जाएगा। यही कास्टिंग वोट मतलब लास्ट में डालने का, कि जब भी डेडलॉक क्रिएट हो जाए, टाई हो जाए दो ग्रुप के बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में, तो उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। इसी को कास्टिंग वोट बोलता है। ये भी इनको इम्पार्शियल बनाता है ना। पहले फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं कि जब बिल आया हाउस में, तो उस समय जब सारे मेंबर्स वोट करते हैं कि भाई बताओ कौन कौन सपोर्ट कर रहा है इस बिल को, कौन कौन इस बिल के अगेंस्ट में है, हाथ उठाओ तरीका होता है पूछने का। तो उस समय स्पीकर साहब भी नहीं हाथ खड़ा करके बोलते भाई मैं भी इसी में सपोर्ट में हूँ, वो तरीका नहीं। तो स्पीकर साहब पहले हाथ, जब कास्टिंग वोट जब टाई हो जाता है तब जाकर वो क्या करते हैं, अपना कास्टिंग वोट का इस्तेमाल करते हैं और उस टाई को, इस डेडलॉक को ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए, इनको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में वेरी हाई पोजीशन पे रखा है, यानी वरीयता क्रम में इनको 7th रैंक पे रखा है। जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रैंक है 7th रैंक। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मतलब क्या है, वरीयता क्रम। वरीयता क्रम क्या है मतलब, जैसे फर्स्ट नंबर में हमारे प्रेसिडेंट साहब, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट साहब, मतलब ऑफिस के हिसाब से सबसे ऊपर कौन, प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद होता है जो हमारे रिटायर्ड प्रेसिडेंट होते हैं, वो होते हैं 4 नंबर पे। फिर आता है 5 नंबर पे डिप्टी स्पीकर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, शायद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद गवर्नर आता है, फिर आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस मतलब 7th रैंक में, और सारे आता है, यानी उसके बाद मिनिस्टर्स आता है। मिनिस्टर जितने भी होम अफेयर्स का हो, या फाइनेंस मिनिस्टर्स हो, है ना, या एक्सटर्नल अफेयर, सारे मिनिस्टर्स स्पीकर साहब से ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में नीचे होते हैं, ठीक है। इन लोगों से ज़्यादा ऊपर हमारे स्पीकर साहब को रखा गया है, ठीक है। वरीयता क्रम में मतलब मैं, जैसे मेरा भाई, बड़े भाई, उसके बाद मेरा उससे सेकंड वाला भाई, फिर मैं, फिर उसके बाद ऐसा होता है ना। मतलब अभी मैं तो 3 भाई हूँ, तो सबसे बड़े भाई, उसके बाद सेकंड, मैं थर्ड, तो मैं 3rd नंबर पे हूँ। ठीक उसी तरह इनके पास 7th रैंक है, ठीक है। समझाने का तरीका है और कुछ नहीं। चलिए, तो ये इनके पास इन सारे तरीके से, कि जैसे CJ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब इनको पैसा मिलता है, सैलरीज वगैरह मिलता है, तो इनको पैसा का चिंता नहीं रहता है कि सरकार को अगर फेवर करेंगे तो मेरे को सैलरी मिलेगा, सरकार को नहीं फेवर करेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगा। तो इन सब, क्योंकि CFI पे कोई वोटिंग वगैरह नहीं होता है, उस पर डिस्कशन होता है लेकिन वोटिंग वगैरह नहीं होता है, तो आराम से इनको मिलता रहता है सैलरी वगैरह, है ना। और जब भी इनको रिमूव करना है तो इतना आसान तो है नहीं रिमूव करना। और दूसरा, जो भी इनका कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, ऐसे तो आप क्रिटिसाइज कर नहीं सकते हैं, कोई किसी भी कोर्ट की जुडिक्शन से बाहर है ना। और दूसरा, ये प्रेसिडेंस भी, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में भी इसको रैंक दिया गया है अच्छा खासा। इन सभी तरीके से इनको क्या होता है, एक बोल सकते हैं कि इनको इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंस मिलता है, ठीक है। जैसे आप खुद अपना पैसा अर्न करने लगते हैं, है ना, बोलता है ना कि यार खुद का कमाने के बाद खाने का मज़े कुछ और है, तो वही तरीका है। जब खुद कमाने लगता है व्यक्ति तो उसका इंडिपेंडेंस ऊपर तक आ जाता है, ज़्यादा आदमी स्वतंत्र ज़्यादा फील करता है, ठीक है। एक पॉइंट और नीचे लिखा है कि देखिए ब्रिटेन में क्या होता है, जो भी ब्रिटेन यानी UK, वही इंग्लिशमैन जो हम लोग पर राज किया, गुलाम बनाया था हम लोगों को, गुलाम बनाया था बोल रहे हैं, बहुत दिन तक हमारे यहाँ पे कॉलोनियल रूल चलाया। तो ब्रिटेन में क्या होता है कि वहाँ पे जो भी स्पीकर बनता है ना, हाउस ऑफ कॉमन्स का, हाउस ऑफ लॉर्ड का नहीं, हाउस ऑफ लॉर्ड जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा है, वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड होता है, और हाउस ऑफ कॉमन जैसे यहाँ हमारे यहाँ पर लोकसभा होता है, उसी तरीके वहाँ पे हाउस ऑफ
कॉमन होता है। कॉमन यानी लोगों का हाउस, कॉमन लोगों का हाउस यानी पीपल हाउस, ठीक है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स का जब भी कोई स्पीकर बनता है और जिस पार्टी से चुन कर आता है वो, और जिस पार्टी से इलेक्ट होकर वो स्पीकर बनता है, वो पार्टी छोड़ देता है। पार्टी क्यों छोड़ देता है? ताकि इम्पार्शियल रहे। पार्टी मतलब छोड़ देता है तो स्पीकर मतलब ऐसा नहीं कि वो स्पीकर खाली हो जाता है, ऑफिस से खाली ऑफिस छोड़ देता है। स्पीकर बनने के बाद वो पार्टी छोड़ देता है, ठीक है। उसके ऊपर डिफेक्शन नहीं लगता है। हमारे यहाँ पे ऐसा अभी कोई कन्वेंशंस डेवलप नहीं हो पाया है, ऐसा कोई एग्जांपल सेट नहीं हो पाया है कि कोई स्पीकर किसी भी पार्टी से चुनकर आया और बाद में उस पार्टी को छोड़े। मतलब एक कंसेंसस डेवलप होते ताकि इम्पार्शियल हो, ताकि बिना झुके हुए किसी भी पार्टी किसी भी पर्सन्स के फेवर में बिना झुके काम कर सके, है ना, ठीक है। चलिए, तो अभी इंडिया में वो डेवलप नहीं हो गया। जैसे यहाँ पे रूलिंग पार्टी बीजेपी है, तो बीजेपी एनडीए है ना, एनडीए गवर्नमेंट जो चल रही है मोदी जी का। तो जो हमारे ओम बिरला साहब हैं वो बीजेपी के पार्टी से है, तो वो पार्टी छोड़े हुए नहीं है ना, बीजेपी के पार्टी मेंबर है अभी, ठीक है। चलिए, इंडिया में डेवलप नहीं है, ये ब्रिटेन में ऐसा है। हो सके इंडिया में भी ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि स्पीकर अगर इम्पार्शियल हो तो क्या होता है, हाउस और अच्छे तरीके से फंक्शंस करता है, इम्पार्शियल मैनर में, इंडिपेंडेंट मैनर में, कोई भी सरकार का दबाव नहीं है। समझ रहे हैं ना, आदमी इंडिपेंडेंट होने के बाद ही कुछ और होता है। दूसरा, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, जैसे ये तो स्पीकर समझा दिए हम। डिप्टी स्पीकर के क्या होता है कि डिप्टी स्पीकर भी उसी हाउस के मेंबर से ही चुना जाता है, आपको पता है। तो डिप्टी स्पीकर के पास सिर्फ एक स्पेशल पावर होता है, क्या कि जब भी वो किसी भी पार्लियामेंट की कमेटी का मेंबर बनता है तो वो डायरेक्ट चेयरमैन बन जाते हैं। मतलब बिना चेयरमैन, मतलब क्या होता है कि जब भी वो किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनते हैं तो ऑटोमेटिक चेयरमैन बन जाता है। मतलब डिप्टी स्पीकर के नाते, मतलब जैसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, तो एक्स ऑफिशियो डिप्टी चेयरमैन के नाते वो क्या होता है कि पार्लियामेंट के कमेटी के चेयरमैन बन जाते हैं, ठीक है। कमेटी का मतलब जो हेड करता है उसका चेयरमैन बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, मतलब जो जितने भी मेंबर्स होगा उसका हेड होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ एक इतना ही पावर है। बाकी डिप्टी स्पीकर के पास भी वो सब कास्टिंग वोट होता है, सब जितना स्पीकर के पास पावर्स होता है उतना ही डिप्टी स्पीकर के पास भी पावर होता है। उसी तरीके से रिमूव होता है, उसी तरीके से इनको पैसा वैसा सब मिलता है, उतना ही पावर्स मिलता है, उतना ही रोल है, ठीक है। बस बशर्ते क्या कि जब भी स्पीकर साहब हाउस को प्रिसाइड नहीं करते हैं, मतलब अवेलेबल ना हो, उस समय जब डिप्टी स्पीकर साहब प्रिसाइड करते हैं तब इनके पास सारा पावर स्पीकर वाला आ जाता है, ठीक है। बात ख़त्म, समझ गए? आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा फिर से दोबारा देखिएगा, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, अब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। देखिए, इनके पास भी सेम ही पावर होता है स्पीकर के इतना ही, ठीक है। इधर ए साहब लोकसभा को प्रिसाइड करते हैं, लोकसभा को हेड करते हैं, ए साहब राज्यसभा को हेड करते हैं। फर्क ये होता है कि ये मेंबर होते हैं, हमारे स्पीकर साहब मेंबर होते हैं लोकसभा के, लेकिन हमारे जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो मेंबर नहीं होते, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के वो मेंबर नहीं होते, वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट होता है तो जब भी इनको रिमूव किया जाता है ना, तो इनको रिमूव किया जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी से, ठीक है। जब इनको इफेक्टिव मेजोरिटी से रिमूव किया जाता है तो जब भी इनका रिमूवल रेजोल्यूशन राज्यसभा में पेश होता है तो उस समय प्रिसाइड कौन करेगा? डिप्टी चेयरमैन करेगा, ठीक है। तो डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड करेगा और चेयरमैन राज्यसभा में एक आराम से बैठेगा, ठीक है। डिस्कशन कर सकता है, बातें कर सकता है, वो अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन वोट नहीं करेंगे, ठीक है। वोट नहीं देंगे, ठीक है। बटन मतलब अपना सपोर्ट नहीं दिखाएंगे कि हम इसमें अगेंस्ट है या सपोर्ट में, ठीक है। वोट नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि ये मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। लेकिन इधर स्पीकर साहब मेंबर होते हैं लोकसभा के, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा,
ये पॉइंट मिस हो जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा के मेंबर हमारे नहीं होते वाइस प्रेसिडेंट साहब। और जब भी वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से रिमूव हो जाते हैं तो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन क्यों होते हैं? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो, इसीलिए वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, मतलब उपराष्ट्रपति के नाते वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। यानी उसको बोला जाता है, हाँ सभापति बोला जाता है हिंदी में। यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर मतलब इस वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते, ठीक है, जैसे मेरे होने के नाते मैं एक टीचर के तौर पे पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं ना हूँ तो ये टीचिंग भी ना होगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब ना होगा तो चेयरमैन भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए दूसरा रिमूवल हम बताएं आपको कि इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होता है, यानी इफेक्टिव में जितने भी राज्यसभा के मेंबर्स हैं उसका 50% + 1, ठीक है। और लोकसभा अगर उसमें अपना सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे रिमूव हो जाएंगे। और जब भी रिमूवल रेजोल्यूशन इनका पास होगा तब राज्यसभा के चेयरमैन प्रिसाइड नहीं करेंगे, कौन करेगा? डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड करेगा, ठीक है। चलिए डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर होते हैं, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स में से ही जितने भी राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उसी में से ही डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो डिप्टी चेयरमैन उसी मेंबर्स में से ही इलेक्ट होकर आते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इनका मेंबरशिप गया, राज्यसभा का मेंबरशिप गया, तो ये डिप्टी चेयरमैन के ऑफिस से भी गए, है ना, तो डिप्टी चेयरमैन भी नहीं रहे, ठीक है। चलिए उसके बाद इनके पास में बोले ना कि जितना पावर्स इधर स्पीकर साहब के पास होता है उतना ही सारे पावर्स इधर राज्यसभा के चेयरमैन के पास भी होता है। बस दो चीज़ इनके पास एक्सेप्शनल होता है, एक होता है मनी बिल, ठीक है, एक होता है मनी बिल को डिसाइड करे, दूसरा होता है आपको जॉइंट सिटिंग। जब भी जॉइंट सिटिंग होता है ना तो उसमें हमारे स्पीकर साहब ही उसको प्रिसाइड करते हैं। जॉइंट सिटिंग को एड्रेस हमारे स्पीकर साहब ही करते हैं, ठीक है। जब भी किसी भी बिल पे, किसी भी एक्ट बोल रहे हैं, किसी भी रिजोल्यूशन पे अगर डेडलॉक हो जाता है, यानी न राज्यसभा पास कर रहा है जल्दी, न लोकसभा पास कर रहा है, लोकसभा अगर कुछ अमेंडमेंट उसमें करना चाह रहा है उस बिल में तो राज्यसभा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उस तरीके में जब भी मतलब ऑर्डिनरी बिल, जब भी ऑर्डिनरी बिल पे क्या होता है कि डेडलॉक क्रिएट हो जाए तब उस समय प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि इसको जॉइंट सिटिंग क्यों ना बुलाकर इसको पास कर दिया जाए। तो जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर एक साथ बैठते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको प्रिसाइड कौन करता है, यानी उसको एड्रेस कौन करता है, उसको हेड करता है हमारे स्पीकर साहब। स्पीकर साहब ना होते हैं तो डिप्टी स्पीकर साहब, ठीक है। क्या स्पीकर साहब करेंगे? स्पीकर साहब ना होंगे तो डिप्टी स्पीकर साहब, और डिप्टी स्पीकर साहब होंगे तो चेयरमैन नहीं, डिप्टी स्पीकर ना होगा तो चेयरमैन नहीं, ठीक है। कौन करेगा? डिप्टी चेयरमैन करेगा, ठीक है। समझे? ध्यान में रखिएगा, ये स्पीकर साहब अगर नहीं होंगे तो डिप्टी स्पीकर साहब, और डिप्टी स्पीकर साहब नहीं होंगे तो डिप्टी चेयरमैन करेगा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा उनके पास रिमूवल रेजोल्यूशन, जब भी बता दिए कि आपको जब भी रिमूवल रेजोल्यूशन पास होगा तो प्रिसाइड नहीं होगा। इफेक्टिव मेजोरिटी होता है, कास्टिंग वोट होता है ताकि टाई को तोड़ा जाए, मतलब उतना ही पावर्स होता है। बस दो स्पेशल पावर्स इधर है, मनी बिल और जॉइंट सिटिंग के लेकर, ठीक है। बाकी सब फिनिश। जितना पावर्स फंक्शंस हम आपको स्पीकर के बारे में पढ़ाए हैं, बताए हैं, इससे पहले के वीडियोज़ में सारा वही डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये तीसरा लेक्चर आई थिंक हमारे हिसाब से तीसरा लेक्चर है आपके स्पीकर वाले टॉपिक पे। तो आप लोग जाइए, एंजॉय कीजिए। बाकी ये सारे सिंपल टॉपिक्स हैं, आसान है। इससे पहले भी हम आपको बहुत ही आसान भाषा में, कॉमन भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर कोई भी और दिक्कत लगे आपको,
कोई आपको प्रॉब्लम लगे या कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो, आप कमेंट करके बताइएगा, उसको एड्रेस करने की हम कोशिश करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे फिर से दोबारा। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए और बाय बाय, गुड बाय, धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।